अनीता अभी अपने घर के आंगन में बैठी चावल फटक ही रही थी कि बाहर से उसका पति सुरेश आ जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की मोटी मोटी लकीरें झलक रही थीं। उसे देखने से ही ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी जंग फतह करके आ रहा हो। वास्तव में सुरेश ज़िंदगी की एक जंग ही तो जीत कर आ रहा था। आज के आधुनिक दौर में भी एक गरीब बाप को अपनी हैसियत के अनुसार बेटी के लिए योग्य और अच्छा वर खोजना किसी जंग जीतने से कम थोड़े ही होता है। सुरेश भी आज अपनी बड़ी बेटी आराध्या के लिए एक कमाऊ दूल्हा ढूंढ कर आ रहा था। आज उसकी 2 साल की मेहनत रंग लाई थी। योग्य एवं लायक लड़का खोजने के चक्कर में सुरेश कितनी जोड़ी जूते अब तक तोड़ चुका था। सुरेश की पसंद का लड़का, जिसका नाम प्रशांत था, खुद की दवाई की दुकान चलाता था। आमदनी अच्छी हो जाती थी। वह अपने पिता का इकलौता बेटा भी था। वह दिखने में भी सुंदर था। वह अच्छा पढ़ा लिखा भी था। मगर जब कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली तो थक हार कर दवा की दुकान खोल ली थी। उसके घर में उसके माता पिता के अलावा कोई और सदस्य नहीं था। 3 लोगों का बड़ा ही खुशहाल परिवार था प्रशांत का, जो एक गांव में था। वह घर से ही दुकान चलाता था। सुरेश के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि प्रशांत के माता पिता उतने दहेज के लोभी नहीं थे जितने बाकी के और लड़कों के माता पिता उसे मिले थे। सुरेश की जितनी दहेज की औकात थी उतने में ही वो राजी हो गए थे। इसीलिए अभी जब सुरेश घर आया तो वह अंदर से बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वैसे उसकी बेटी आराध्या भी पढ़ी लिखी एवं सुंदर एवं सुशील लड़की थी। इंटर के बाद वह पटना में रहकर आगे की पढ़ाई कर रही थी। अभी वह स्नातक के अंतिम साल में थी। इंटर के बाद वह पटना में रहकर आगे की पढ़ाई कर रही थी। अभी वह स्नातक के अंतिम साल में थी। इसीलिए उसके पिता चाहते थे कि बेटी के स्नातक पास करते ही उसकी हर हाल में शादी कर दें। सुरेश जब अपनी पत्नी अनीता को सारी बात बताता है तो सुनकर वह भी खुशी के मारे झूम उठती है। एक माता पिता को अपनी बेटी के लिए अच्छा घर, सुंदर और कमाऊ वर के अलावा और चाहिए ही क्या था। यहाँ तो लड़का घर में अकेला भाई भी था। दोनों पति पत्नी आराध्या के भाग्य पर अभी से ही इठलाने लगे। प्रशांत का गांव और सुरेश का गांव दोनों ज़्यादा दूर नहीं थे। बस अंतर यही था कि सुरेश का गांव पूरब दिशा में था तो प्रशांत का पश्चिम में। दोनों गांवों की दूरी 5 किलोमीटर की ही थी। तभी सुरेश की छोटी बेटी आरुषि भी घर आ जाती है। सुरेश की 2 बेटी थीं, आराध्या और आरुषि। जहां अभी आराध्या पटना में रहकर स्नातक कर रही थी, वहीं आरुषि अभी पूर्णिया के स्कूल से ही इस बार इंटर की परीक्षा देने वाली थी। वह अभी स्कूल से ही पढ़कर आ रही थी। दोनों बहनों की उम्र में 2 साल का ही अंतर था। आरुषि को भी जब अपनी दीदी की शादी के बारे में पता चला तो सुनकर वह भी खुशी से नाचने लगी। उसने तो कल ही अपने होने वाले जीजा जी को देखने का मन भी बना लिया था, क्योंकि उसके पिताजी लड़के के जिस प्रशांत मेडिकल हॉल के बारे में बता रहे थे वह उसके स्कूल के पास में ही था। नियत समय पर आराध्या की शादी प्रशांत से हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। आराध्या पहली बार 7 दिन ससुराल में रहती है। उसके बाद वह अपने मायके आ जाती है। आराध्या मायके आते ही तुरंत पढ़ाई का बहाना करके फिर पटना आ जाती है। उस समय तक उसका स्नातक का रिजल्ट भी निकल गया था। इधर आरुषि भी इंटर पास कर गई थी। सुरेश उसे भी आगे की पढ़ाई के लिए पटना जाने को कहते हैं, मगर वह अपने माता पिता को घर में अकेले छोड़कर कहीं बाहर जाने को तैयार नहीं होती है। वह घर पर ही रहकर पूर्णिया के कॉलेज से स्नातक करना चाहती थी। अंत में आरुषि की हट के आगे उसके माता पिता भी मान जाते हैं। समय बीतता रहता है। अब आराध्या की शादी को 8 महीने हो गए थे। उसके ससुराल वाले उसे दोबारा घर लाने के लिए सुरेश के पास खबर भिजवाते हैं, मगर आराध्या अपनी पढ़ाई का बहाना करके घर आने से मना कर देती है। उसका पति प्रशांत भी ज़्यादा दबाव नहीं देता है। प्रशांत ही जब कभी अपनी दुकान के लिए दवा लेने पटना जाता था तो अपनी पत्नी आराध्या से मिल आया करता था।
वह आराध्या के पास रात में भी रुकना तो चाहता था, मगर वही मना कर देती थी। बेचारा प्रशांत मन में मिलन की अधूरी प्यास लिए ना चाहकर भी रात में ही बुझे मन बस पकड़कर पूर्णिया आ जाता था। इसी तरह प्रशांत और आराध्या की शादी को 1 साल हो जाता है। तभी आराध्या को बिहार पुलिस में नौकरी लग जाती है। पटना में ही उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। आराध्या की नौकरी लग जाने से उसके माता पिता, बहन एवं ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। प्रशांत, जो भले ही 1 साल से अपनी पत्नी से दूर था, फिर भी नौकरी की बात सुनकर वह भी बहुत खुश होता है। आराध्या की पुलिस ट्रेनिंग में ही एक लड़के मुकेश से मुलाकात होती है और यही मुलाकात धीरे धीरे प्यार का रूप ले लेती है। मुकेश भागलपुर का रहने वाला था। शहर में ही उसका अपना घर था। उसके पिता सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे। मुकेश का परिवार प्रशांत के परिवार से ज़्यादा खुशहाल और अमीर था। जहां प्रशांत बचपन से ही गांव के माहौल में पला बढ़ा था, वहीं मुकेश शहरी माहौल में पला बढ़ा एक आधुनिक लड़का था। आराध्या भी अपने पति के रूप में मुकेश जैसा ही मॉडर्न लड़का चाहती थी, मगर वह सिर्फ अपने माता पिता के मान रखने के लिए ही प्रशांत जैसे नापसंद देहाती लड़के से शादी कर ली थी। नौकरी लगने के बाद अब जब भी प्रशांत अपनी पत्नी आराध्या से मिलने पटना जाता, तो वह मिलती भी थी तो बहुत ही कम समय के लिए, या तो फिर किसी न किसी बहाने मिलने से ही मना कर देती थी। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है। इन 1 साल में आराध्या कभी भी घर नहीं आती है। जब भी घर आने के लिए उसके माता पिता या प्रशांत बोलता, तो वह ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलने का बहाना करके मना कर देती थी। इधर बेचारा प्रशांत पिछले 2 सालों से पत्नी के इंतज़ार में यूं ही तन्हा तन्हा रातें काट रहा था। अब सुरेश ने अपनी छोटी बेटी आरुषि की शादी के लिए भी उसके योग्य लड़के की तलाश शुरू कर दी थी। बदलते समय को देखते हुए वह जल्दी से जल्दी आरुषि की शादी कर देना चाहते थे। कुछ दिन पहले ही आरुषि की एक सहेली पूर्णिया के एक लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई थी, जिसके कारण ही सुरेश और उसकी पत्नी अनीता जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे थे। मगर कोई ढंग का आरुषि के योग्य लड़का मिल नहीं रहा था। मिलता भी था तो इतना ज़्यादा दहेज की मांग लड़के वाले करते थे कि उतना पैसा देना सुरेश जैसे साधारण किसान के बस की बात नहीं थी। समय बीतता रहता है। उधर पटना में आराध्या और मुकेश के प्यार दिन पर दिन परवान चढ़ता रहता है, और इधर पूर्णिया में प्रशांत मन ही मन यह सोचकर कि ट्रेनिंग के बाद तो उसकी पत्नी कहीं स्थायी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगी, तो उसके साथ फिर उसका मिलन होगा ही होगा, खुश रहता है। पुलिस ट्रेनिंग के बाद पटना शहर में ही आराध्या की पोस्टिंग हो जाती है। वह रहने के लिए अब किराए पर एक फ्लैट भी ले लेती है। इस बात से सबसे ज़्यादा प्रशांत खुश होता है। वह दवा लेने पटना तो जाता ही था, अब इसी बहाने उसे अपनी पत्नी आराध्या से उसके फ्लैट पर मुलाकात होती रहेगी। मगर प्रशांत का सोचा हुआ भी सब उल्टा होता है। वह जब कभी भी पटना आता था तो आराध्या शहर से बाहर ड्यूटी में रहने या जाने का बहाना करके अपने फ्लैट से हमेशा प्रशांत के आते ही चली जाती थी, या तो फिर पहले से ही फ्लैट का ताला बंद रहता था, जबकि आराध्या ड्यूटी के लिए कहीं नहीं जाती थी। वह तो प्रशांत से मिलना या उसके साथ समय बिताना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपने प्रेमी मुकेश के फ्लैट पर चली जाती थी। वह भी पास में ही एक फ्लैट किराए पर लेकर रहता था। मुकेश और आराध्या बिना शादी के ही अभी से ही पति पत्नी जैसा रहते थे, जबकि बेचारा प्रशांत एक पति होकर भी पत्नी के आगे एक गैर मर्द के जैसा रहने को मजबूर था। प्रशांत हर बार की तरह मन मारकर रात में ही वापस पूर्णिया आ जाता था। वह किसी से चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता था, बस अंदर ही अंदर अपनी पत्नी के मिलन के वियोग में जलता रहता था। इसी तरह फिर 6 महीने बीत जाते हैं। सुरेश अभी भी अपनी छोटी बेटी आरुषि के लिए लड़का ढूंढने में लगा हुआ था, मगर कोई योग्य वर मिल नहीं रहा था। अचानक एक दिन आराध्या बिना किसी को पहले से कुछ बताए अपने घर आ जाती है। उसे घर आया देख सभी बहुत खुश होते हैं। नौकरी लगने के बाद वह पहली बार घर आई थी, मगर आराध्या के घर आने का कारण सुनकर सभी के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वह अपने पटना वाले प्रेमी मुकेश के साथ शादी करना चाहती थी।
और अपनी छोटी बहन आरुषि की शादी अपने पति प्रशांत से करवाना चाहती थी। वह यही बात अपने पिता को बताने घर आई थी। सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। आराध्या को उसके माता पिता बहुत समझाते हैं, मगर मुकेश के प्यार में वह इस कदर अंधी थी कि वह किसी की एक नहीं सुनती है। आरुषि भी अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसे डांटकर आराध्या चुप करा देती है। अपनी बीवी के घर आने की खबर सुनकर प्रशांत भी अपना मेडिकल हॉल बंद करके ससुराल आए आराध्या से मिलने आ जाता है, मगर यहाँ के हालात को देखकर एवं सुनकर वह भी दंग रह जाता है। उसे अंदर से आराध्या पर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता है। अंत में आराध्या की जिद के कारण प्रशांत और आरुषि भी एक दूसरे से शादी करने को राजी हो जाते हैं। अंत में बेमन से दोनों के माता पिता भी राजी हो जाते हैं। आराध्या यही तो चाहती थी। वह झट से दोनों की पास के ही एक मंदिर में ले जाकर शादी करवा देती है। आरुषि अपने जीजा प्रशांत की ही दूसरी बीवी बनकर उसके घर चली जाती है। इधर आराध्या भी आरुषि की शादी अपने पति से करवाकर पटना आ जाती है। पटना आते ही वह भी मुकेश से मंदिर में शादी कर लेती है। अब प्रशांत बहुत खुश था। उसके माता पिता भी आरुषि जैसी सुशील बहू को पाकर बहुत खुश थे। उन लोगों को तो आराध्या का व्यवहार पहले से ही पसंद नहीं था। अभी आरुषि और प्रशांत की शादी को 3 महीने ही हुए थे कि एक दिन फिर अचानक आराध्या अपने घर आ जाती है। इस बार वह बहुत उदास थी। आराध्या इस बार अपने माता पिता को घर आने की जो वजह बताती है, उसे सुनकर दोनों उसी पर गुस्सा करने लगते हैं। आज तक सुरेश ने आराध्या को कभी डांटा तक नहीं था। वह गुस्से में उसे घर से सदा के लिए चले जाने तक को कह देता है। आराध्या ने जिस मुकेश को बहुत अमीर और हैंडसम समझकर शादी की थी, वास्तव में वह पहले से ही शादीशुदा था। वह 1.5 साल की एक बच्ची का बाप भी था। भागलपुर के जिस घर को वह अपना बताता था, वह भी उसका अपना नहीं, किराए का था। उसका घर तो भागलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव में था, जहां जाने के लिए कोई पक्की सड़क भी नहीं थी। उसने सिर्फ आराध्या से जिस्मानी रिश्ता कायम करने एवं टाइम पास के लिए ही झूठ मूठ की शादी का नाटक किया था। आज जब आराध्या को 3 महीने बाद मुकेश की सच्चाई का पता चला, तो वह उससे झगड़कर एवं उसे सदा के लिए छोड़कर घर आ गई थी। अब वह अपने पहले पति प्रशांत के साथ ही रहना चाहती थी। प्रशांत के साथ दोबारा से शादी करने के नाम पर ही आराध्या के माता पिता उस पर गुस्सा करने लगे थे। सच में आराध्या जैसी आसमान में उड़ने वाली आधुनिक एवं महत्वाकांक्षी लड़की ने शादी जैसे पवित्र बंधन को भी आज मजाक बनाकर रख दिया था। पहले जिस पति को वह छोड़कर अपनी ही बहन के गले में अपना मंगलसूत्र बांधकर गई थी, अब दोबारा उसे ही फिर वापस लेने के लिए आई थी। आराध्या को शायद शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल लग रहा था। अपने माता पिता के लाख समझाने पर भी आराध्या नहीं मानती है। वह किसी भी हालत में दोबारा फिर से प्रशांत को ही अपना पति बनाने पर अड़ी थी। उधर आरुषि अपनी बहन का घर आने की खबर सुनकर वह भी उसी दिन शाम को अपने पति प्रशांत के साथ घर आ जाती है। प्रशांत ने एक बाइक खरीद ली थी, जिसके कारण ही अब जब भी आरुषि का अपने माता पिता से मिलने का मन करता था, वह उसे लेकर ससुराल तुरंत आ जाता था। अपने घर आकर आरुषि को जैसे ही अपनी बड़ी बहन से उसे प्रशांत को छोड़ने की बात का पता चलता है, तो वह सुनकर आग बबूला हो जाती है। पहली बार प्रशांत भी आराध्या को बहुत डांटता है। आराध्या आधुनिकता और दिखावटी दुनिया की चकाचौंध में पड़कर शायद अपने संस्कार और सभ्यता भूल गई थी। तभी तो किसी की बातों का उसके ऊपर जरा भी असर नहीं होता है। अंत में आराध्या वो करने का फैसला कर लेती है जो किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं था। आखिर कोई लड़की इतनी संस्कारहीन कैसे हो सकती थी? क्या सच में आज हमारी आंखों पर आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता का ऐसी परत चढ़ गई है कि हमें अपने माता पिता और भाई बहन को भी जलील करने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा था। आराध्या आरुषि से अपने पति को पाने के लिए उस पर थाने में केस करने का मन बना लेती है, और फिर थाने में जाकर आराध्या अपने पहले पति प्रशांत को पाने के लिए केस भी कर देती है। आरुषि को अपने पति का भरपूर साथ मिलता है, इसलिए वह आराध्या की जरा भी परवाह नहीं करती है। तो मेरा पति की लड़ाई में जीत आखिरकार आरुषि की ही होती है।
आराध्या का तो पहले ही उसके माता पिता ने उसका परित्याग कर दिया था। अब पति पाने की उसकी अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई थी, इसलिए वह उदास बुझे मन वापस पटना आ जाती है। आरुषि अब नए जोश और उमंग के साथ अपने ससुराल और मायके का घर संभालने लगती है। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। अब तो उसके दो दो माता पिता थे और हद से ज़्यादा प्यार करने वाला उसका प्यारा दुलारा पति भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।